बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज को जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। यानी लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कि सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो बायोलॉजी है उसने 3 फील्ड में बड़ा रोल प्ले किया है। एक फूड इंक्रीज के अंदर, एक कॉम्बैटिंग डिजीज़ के अंदर और एक इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के अंदर। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप शुरू किया था कि फूड प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो उसमें 3-4 मेथड हमने डिस्कस किए थे कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसी तरह केमिकल कंट्रोल के ज़रिए से इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग मेथड्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास है बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। तो लास्ट टाइम हमने केमिकल कंट्रोल पढ़ा था कि अगर एक पेस्ट जो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है और जिससे प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, अगर हम उसको केमिकल के ज़रिए से कंट्रोल कर रहे हैं तो वो केमिकल कंट्रोल बन जाएगा। लेकिन फिर हमने ये भी डिस्कस किया था केमिकल कंट्रोल के कुछ नुकसानात हैं। तो आज हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल को डिस्कस करना है। इसमें अगर पेस्ट को कंट्रोल किया जाए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से जो उसका मुकाबला करता है, यानी उसकी फूड खा जाएगा वो मर जाएगा, या फिर उसको डायरेक्टली खा जाता है, तो ऐसे कंट्रोल को जिसमें पेस्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? हमने कल कहा था कि केमिकल कंट्रोल की वजह से नुकसानात होते हैं। तो यहाँ इम्पॉर्टेंस में अगर हम डिस्कस करें, इट एलिमिनेट ऑल सच हैजर्ड्स ऑफ केमिकल कंट्रोल्स। तो ये सारे उन नुकसानात को ख़त्म कर देता है जो केमिकल कंट्रोल की वजह से होते हैं। हैजर्ड नुकसानात को कहा जाता है। तो एग्जांपल में हमारे पास 2 हैं। तो एक छोटा सा सब्ज़ रंग का कीड़ा है, इंसेक्ट है, जो अखरोट के जो दरख्त है उस पर अटैक करता है और जिससे अखरोट का जो दरख्त है जिसको हम वॉलनट ट्री कहते हैं। तो एफिड क्या है? एक छोटा सा इंसेक्ट है, सब्ज़ रंग का, ये अक्सर होता है। वॉलनट अखरोट का दरख्त है तो इस पर अटैक करता है। अच्छा, इस एफिड को एक छोटी सी भीड़ जो अक्सर येलो और ब्लैक कलर का मिक्सचर होता है, वेस्प उसको कहा जाता है, एक छोटी सी भीड़ इसको खाती है। तो ये जो वेस्प है इस अखरोट के दरख्त को तो नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इस तरह हमारे पास एफिड का खात्मा हो जाएगा और वॉलनट ट्री को नुकसान नहीं होगा। अब हमने क्या कि एफिड जो पेस्ट है वॉलनट ट्री का, उसको एक वेस्प यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से कंट्रोल किया है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया भी हम एज ए बायोपेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। अब बायोपेस्टिसाइड का मतलब कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, पेस्टिसाइड उसको कहते हैं जो पेस्ट को किल करे। अगर पेस्ट को किल करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो वो बायोपेस्टिसाइड कहलाता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन किल द पेस्ट इज कॉल्ड एज बायोपेस्टिसाइड। अगर इसकी एग्जांपल पूछ ली जाए तो आपने 2 एग्जांपल दे सकें। वेस्प ये भी एक बायोपेस्टिसाइड है और कुछ बैक्टीरिया ये भी बायोपेस्टिसाइड के जुमरे में आते हैं। तो बहरहाल हमारे पास जब पेस्ट कंट्रोल होगा, प्लांट की डिजीज कंट्रोल होगी, ऑटोमेटिकली प्लांट की जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए से भी हम प्लांट प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगला जो मेथड है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है, इसका लफ्जी मतलब क्या है। हमारे पास इंटीग्रेटेड का लफ्जी मतलब है जुड़ा हुआ। डिजीज बीमारी मैनेजमेंट, अगर हम किसी बीमारी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हर तरीक़ेकार इस्तेमाल करें। जैसे एक बीमारी है, हमें पता है, अगर हम इसकी इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट करें कि लोगों के खुद आगाह करें तो इससे कंट्रोल हो सकती है। दवाइयाँ फ्री करें, इससे कंट्रोल हो सकती है। टेस्ट फ्री करें, उससे कंट्रोल हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं अगर कोई मलेरिया वगैरह की डिजीज़ कॉमन हो गई है तो हम स्प्रे वगैरह करें, उससे यानी एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हर वो तरीका जो हमारे नॉलेज में है उन सारे तरीक़ों को इस्तेमाल करके उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करना। हर वो तरीका जो उस बीमारी की मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है और वो हमारे नॉलेज में हर उस तरीके को इस्तेमाल करके उस बीमारी को कंट्रोल करना इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाती है। इसका लफ्जी मतलब तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ए पार्टिकुलर
डिजास्टरस डिजीज, एक खतरनाक बीमारी को बड़े मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। यह प्लांट की कॉमन डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपने समझनी है। डिजास्टरस डिजीज का तो लफ्ज़ी मतलब है प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, तो उसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। लेकिन कॉमन डिजीज को भी बाज़ दफ़ा हमें कंट्रोल करना पड़ जाता है जब वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। जैसे नज़ला एक कॉमन सी बीमारी है, अगर वो हर शख्स को लग जाए फिर हमें पूरी कंपेन चलानी पड़ती है कि यार इस नज़ले को कंट्रोल करना है, इससे बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा कॉमन डिजीज भी प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के ये प्लांट प्रोडक्शन कम कर सकती है। तो चाहे वो डिजास्टरस डिजीज हो या कॉमन डिजीज हो जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, इज अचीव्ड, तो इसको हम बड़े अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं इन डिजीज को। ऑल रेलिवेंट का मतलब है जो उस डिजीज के मुनासिब हो। जैसे अगर हम एनिमल्स या ह्यूमंस के लिहाज से बात करें, अगर हमने एक कंट्रोल एड्स को करना हो, वैक्सीन हम हेपेटाइटिस की पिला रहे हो, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा। यानी जिस डिजीज को हमने कंट्रोल करना है उसी डिजीज से रिलेटेड कंपेन चलाई जाएगी, उसी डिजीज से रिलेटेड मुहिम चलाई जाएगी। रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट, और वो जो मेथड है वो इनएक्सपेंसिव होने चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसिव। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट का फील्ड है, एक पूरा बाग है, इससे हमें मिलना 10,000 रुपए का फूड है और हम इसको प्रोटेक्ट करते हो खर्चा 50,000 का कर दें, तो इसको हम कहते हैं ये बेवकूफ़ी है, ये एप्रोप्रिएट नहीं है मेथड्स। तो हर वो मुनासिब मेथड जो हमारा खर्चा बताए और हर वो मेथड जो उस बीमारी से रेलिवेंट हो, तो सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए प्लांट की ख़तरनाक बीमारी को या फिर प्लांट की कॉमन डिजीज़ को बड़े मौसर अंदाज में कंट्रोल करना, ये जो प्रोग्राम है सच एन अप्रोच, ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको इंटेग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है जब बीमारियाँ कंट्रोल हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फूड प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो हाइड्रो, पहले इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। हाइड्रो पानी को कहा जाता है, फोनिक कल्टीवेशन को कहा जाता है। कल्टीवेशन काश्तकारी करना। नॉर्मली हमारे पास जो कल्टीवेशन होती है उसे जियोपोनिक कहा जाता है, मट्टी में हम कल्टीवेट करते हैं। कल्चर का मतलब ग्रो करना, टेक्निक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें हम पानी के अंदर प्लांट को कल्टीवेट करके ग्रो करवाते हैं, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। ठीक है, प्लांट आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर से क्या मुराद है, जिसमें हवा शामिल हो, जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो, उसको एरेटेड वाटर, क्योंकि रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। इस वजह से हम जब आप देखें हल क्यों चलाते हैं, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, उसमें ज़्यादा हवा दाखिल हो। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, उसमें पानी में प्लांट को ग्रोन करवाया जाता है और उस पानी के अंदर फिर न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं और फिर चेक किया जाता है कि प्लांट को किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है या नहीं है। ये टेक्निक, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें, यानी ये जो हमारे पास टेक्निक है इसकी ज़रूरत क्यों पेश है। अच्छा, इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई, सॉइल में अगर हम प्लांट को कल्टीवेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सॉइल है, इसमें अगर हम प्लांट को कल्टीवेट करें, अब प्लांट, सॉइल इज ए कॉम्प्लेक्स मीडियम, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि हम इसके हर ज़र्रे को चेक तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी चेक करें तो इसके हर ज़र्रे को हम चेक नहीं कर सकते। सपोज हम ये जानना चाहते हैं कि प्लांट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सपोज हम प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट डालते हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो भी जाती है, प्लांट अच्छी तरह ग्रो करना शुरू कर दे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लांट ने ग्रोथ की या कोई अननोन न्यूट्रिएंट जो सॉइल के अंदर मौजूद है उसकी वजह से प्लांट ने ग्रोथ शुरू की। तो इस वजह से सॉइल के अंदर जब हम प्लांट को ग्रोथ करें तो ये जानना कि प्लांट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सॉइल के अपने अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ग्रोथ में हेल्प कर सकती हैं। तो इसी वजह से इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। सॉइल इज़ ए कॉम्प्लेक्स मीडियम, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मीडियम है,
इट इज़ इम्पॉसिबल, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि सॉइल के हर कंटेंट को चेक करना ये ऑलमोस्ट नामुमकिन बात है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, यानी ये जानना कि कौन सा प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, बाय ग्रोइंग देम इन सॉइल, मट्टी के अंदर उसको ग्रो करवा के, ये बात हम चेक नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, तो प्लांट को ग्रो किया जाता है एरेटेड वाटर के अंदर, क्योंकि ये बात साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर की कि मट्टी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बात आपने याद रखनी, और मट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरत, तो मट्टी का फंक्शन बेसिकली प्लांट को ज़मीन में गाड़ के रखना है। तो अगर ये फंक्शन हम किसी और चीज़ से परफॉर्म करवा लें और वो जो न्यूट्रिएंट मट्टी से प्लांट को मिलने हैं अगर वो किसी और शक्ल में न्यूट्रिएंट प्लांट को दे दे तब भी प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। ये बात जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर की तब ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक सामने आई। अब इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पानी लिया, एरेटेड वाटर, और इसमें एक प्लांट को हमने एक क्लिप के साथ लगा दिया, तो जो मट्टी वाला फंक्शन है वो हमने इस क्लिप से परफॉर्म करवा लिया। अब इसमें 1 बाय 1 हमने न्यूट्रिएंट ऐड करना, और इनकी न्यूट्रिएंट के एडिशन से हम इस पे इफेक्ट चेक करते रहे कि ये जो हमने न्यूट्रिएंट ऐड किया इस प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट। सपोज हमने सारे न्यूट्रिएंट ऐड किए तो जिसकी वजह से प्लांट की बेस्ट ग्रोथ हुई। अब हम क्या करते हैं कि वही सोल्यूशन तैयार करते हैं जिसकी वजह से बेस्ट ग्रोथ हुई, उनमें से सपोज मैं कहता हूं नाइट्रोजन को कम कर देते हैं। अब जिस वक्त नाइट्रोजन को कम करेंगे और फिर हम सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, सिर्फ नाइट्रोजन में थोड़ी सी कमी आई है, तो फिर हम इस नाइट्रोजन के इस प्लांट के ऊपर इफेक्ट चेक करेंगे। तो इस तरह 1 बाय 1 हम हर न्यूट्रिएंट के इफेक्ट चेक कर सकते हैं कि उस न्यूट्रिएंट, सपोज मैं कहता हूं कि मैग्नीशियम कम दिया, तो मैग्नीशियम के कम देते ही प्लांट के जो लीव्स हैं उनमें येलोइश पन आना शुरू हो जाता है, वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम की कमी की वजह से लीव्स येलो, तो बाद में पता चला मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल बनता है और क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन होते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, ये नहीं कि हम हर न्यूट्रिएंट प्लांट को दे दें। कुछ प्लांट ऐसे उनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, कुछ को मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए, कुछ को यूरिया ज़्यादा चाहिए, कुछ को अमोनियम ज़्यादा चाहिए, तो हर प्लांट की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो इससे हमारा खर्चा काफ़ी बच जाएगा। वरना ये होता कि हम हर प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट दे देते, चाहे उसको चाहिए या ना चाहिए। अब सिर्फ हम वो न्यूट्रिएंट देंगे जो प्लांट के लिए बेस्ट हैं, तो इससे प्लांट की बेस्ट ग्रोथ होती है। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम और आया जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखें। जब हमने पानी में ग्रो किया तो ज़्यादा पानी की वजह से बाद दफ़ा रूट्स ख़राब होना शुरू हो, तो साइंटिस्ट ने इसका ये हल निकाला कि एक इनर्ट सॉइल इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इनर्ट सॉइल वो होती है जिसका प्लांट की ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता और इसकी कंपोजिशन के बारे में पता होता है कि ये प्लांट को कोई ही ग्रोथ का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगी। तो वो इनर्ट सॉइल रखी और फिर हमने इसमें पानी ऐड किया तो सॉइल वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, और ज़्यादातर हमें कंपोजिशन का, ज़ाहिर बात है पानी के अंदर जो जो चीज़ें हम ऐड करेंगे उसकी कंपोजिशन का तो अंदाज़ा होगा। तो ये जो टेक्निक है जिसमें हमने पानी के अंदर प्लांट को ग्रो करवाया और उसके ज़रिए से प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चेक कर ली। अब जाहिर बात है प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पता चलेगी, वो न्यूट्रिएंट हम प्लांट को देंगे, प्लांट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर सर्टेन न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल और नॉट, कि हम ये चेक करना चाहते हैं ये जो न्यूट्रिएंट हम दे रहे हैं वो प्लांट के लिए ज़रूरी है या नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रोनॉट्स, अब जाहिर बात है ज़्यादातर आमतौर पे प्लांट को सॉइल में ही ग्रो करवाया जाता है, तो अब जो खलाई जहाज़ होते हैं या आप कह सकते हैं जो खलाई शटल्स होते हैं या पूरा आप कह सकते हैं स्पेसशिप्स होता है, उसके अंदर मिट्टी तो होती नहीं, तो वहाँ, और ये तो होता नहीं है कि हमारे पास जो ही कोई किसी भी सब्ज़ी की ज़रूरत हुई वो बाज़ार से ले आएगा, तो वहाँ जो साइंटिस्ट जाते हैं उनको बाज़ दफ़ा सालों रहना पड़ता है, तो वो अपने खाने पीने की जो रिक्वायरमेंट ख़ासतौर पे जो वेजिटेबल्स हैं वो इसी टेक्निक के ज़रिए से ग्रो करते हैं। अच्छा, आखिरी पॉइंट है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमेशा हाइड्रोपोनिक जो कल्चर टेक्निक है ये छोटे लेवल पे होती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि एक पूरा खेत लगाना,
तो ये अभी पॉसिबल नहीं हुआ कि हम सारा खेत ही पानी में लगा दें, ये अभी पॉसिबल हो सकता है, फ्यूचर के अंदर ये पॉसिबल हो जाए। तो ये हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि प्लांट को पानी में ग्रो करवाया जाता है ताकि प्लांट की जो न्यूट्रिएंट मिनरल की रिक्वायरमेंट है उनको चेक किया जा सके। ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है, सॉइल के अंदर प्लांट को ग्रो करवा के हम न्यूट्रिएंट नहीं चेक कर सकते, क्योंकि हमें उसकी बात चीज़ें ऐसी हैं जो सॉइल में हो सकता है मौजूद हों लेकिन वो हमारे लिए अननोन और ग्रोथ उसी की वजह से ज़्यादा हो रही हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, प्लांट को पानी के अंदर एक मिनरल सॉल्यूशन के अंदर ग्रो करवाते हैं जिसकी कंपोजिशन का हमें आइडिया, तो उसमें वन बाय वन हम चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, फिर हम उनका इफेक्ट प्लांट के ऊपर चेक कर रहे होते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि प्लांट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो खलाबाज हैं, वो भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल्स के लिए। और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के पानी में खेत कल्टीवेट करना, काश्तकारी करना ये मुश्किल है। अभी तक जितने भी हमने मेथड डिस्कस किए उसमें हम फूड को या तो बेहतर बना रहे हैं, जैसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग में फूड बेहतर बन रहा होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में फूड बेहतर बन रहा होता है, केमिकल कंट्रोल में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में, आईडीएम में, इनमें फूड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही होती है। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में भी हम प्लांट की रिक्वायरमेंट को चेक करके जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, हमारे पास फूड आ गया लेकिन इस्तेमाल से पहले वो ख़राब हो गया तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। इस वजह से हमने फूड को इस्तेमाल से पहले ख़राब भी नहीं होने देना। तो ये आखिरी जो टेक्निक है वो इसी से रिलेटेड है, फूड प्रिजर्वेशंस। तो डिफरेंट टेक्निक फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फूड को महफूज बनाने की मुख्तलिफ टेक्निक ईजाद की, मुख्तलिफ डिस्कवर डेवलप की गई हैं जो फूड को ख़राब होने से रोकती हैं। स्पाइलेज का मतलब है ख़राब होना। और बाद दफ़ा ये होता है कि फूड एक जगह बन रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसने इस्तेमाल किसी और दूसरे मुल्क में होना होता है और दरमियान में महीने का 2 महीने का गैप हो, तो इस दौरान फूड ख़राब हो सकता है। तो ऐसी टेक्निक डेवलप की गई हैं ताकि उनको लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो जैसे उनमें से एक टेक्निक है फॉर यूज इट एंड ट्रांसपोर्ट इट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। उनमें से एक टेक्निक है पास्चराइजेशन। वैसे हैं तो काफ़ी सारी लेकिन उनमें से एक टेक्निक पास्चराइजेशन की है और इसका नाम साइंटिस्ट जिसने इसको डेवलप किया था लुइस पास्चर। और ये ज़्यादातर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आपने मार्केट में अक्सर जो डब्बे वाला दूध होता है उस पर देखा होगा कि ये लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। तो पास्चराइजेशन बेसिकली ज़्यादातर दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है पास्चराइजेशन? कॉन्सेप्ट ये है जैसे फॉर एग्जांपल एक दूध है, इसको ज़्यादातर ख़राब करते हैं बैक्टीरिया जो अक्सर एयर के ज़रिए से इसमें शामिल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि इस दूध को अगर गर्म कर लें और हाई टेम्परेचर पे, इसके आप मेथड में अगर हम डिस्कस करें, बस आपने शॉर्टली याद रखना है, जब टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे, टेम्परेचर कम रखेंगे तो ज़्यादा देर के लिए कर। बहरहाल मकसद ये होता है जो बैक्टीरिया मौजूद हैं खाने के अंदर उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो इससे पहले कि एयर इंटर हो इसको फिर फ़ौरन ही पैक कर दिया जाता है। अब ये जो दूध है ये बैक्टीरिया फ्री है, तो बैक्टीरिया फ्री जो दूध होगा वो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इसकी डेफिनेशन में यही है, हम किसी भी लिक्विड को जैसे दूध वगैरह या फूड को गर्म करते हैं ताकि उसमें मौजूद जो बीमार करने वाले बैक्टीरिया हैं वो मारे जा सके और फूड को इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। तो ये हमारे पास पास्चराइजेशन की टेक्निक है। तो ये जितने भी हमने मेथड डिस्कस किए हैं ये सारे रिलेटेड हैं फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना और फूड को महफूज कैसे करना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं राइट डाउन एनी 4 मेथड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। और शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे काफ़ी दफ़ा पास्चराइजेशन पूछा गया, काफ़ी दफ़ा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक पूछी गई है, काफ़ी दफ़ा बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल में डिफरेंस पूछा गया। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों को आने चाहिए। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है कि इसमें हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल को डिस्कस किया, आईडीएम को डिस्कस किया, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को डिस्कस किया और फूड प्रिजर्वेशन को डिस्कस किया। उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में हम डिजीज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे।